Assalamu alaikum students, welcome back to the lecture of linear algebra. Today we are going to learn about the linear dependent and independent vector. जिससे कि हम वेक्टर स्पेस का टॉपिक जो है वो डिस्कस कर रहे थे और वेक्टर स्पेस के लिए हमने लीनियर स्पैन पढ़ा, लीनियर कम्बिनेशन की टर्म हमने पढ़ी और वेक्टर स्पेस की जो है वो हमने सब स्पेसिस जो हैं वो डिस्कस की पहले। अब जो है वो लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस के बारे में जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। वेक्टर्स का अगर हम स्टेटस देखें तो या तो वेक्टर जो है वो डिपेंडेंट होता है या फिर इंडिपेंडेंट होता है, यही दो टर्म्स है, इसके अलावा जो है वो कोई और कंडीशन नहीं है। कोई भी वेक्टर स्पेस का जो एलिमेंट है उसको हम वेक्टर कह रहे हैं, वो या तो डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट होगा। अब ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट, ये चीज़ जो है वो अब हम देखने जा रहे हैं। हमने एक वी वेक्टर स्पेस कंसीडर कर लिया है ओवर सम फील्ड एफ, और यहाँ पर हमने जो है v1 v2 अप टू सोन vn तक जो है वो एलिमेंट्स ले लिए हैं इस v वाली वेक्टर स्पेस से। तो इन सारे ये जो हमने v वाली वेक्टर स्पेस से एलिमेंट्स लिए इनको हम वेक्टर्स कहेंगे। इन वेक्टर्स को हम कहेंगे कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है ओवर फील्ड f इफ़ देयर एग्जिस्ट, अगर इनके लिए जो है वो n ही स्केलर जो है वो एग्जिस्ट करें। n वेक्टर्स ले रहे हैं तो n ही स्केलर जो है फील्ड में से एग्जिस्ट करेंगे कि नॉट ऑल ज़ीरो, जो कि सारे जो हैं स्केलर जो हैं वो ज़ीरो ना हो। ठीक है, ये तो हमने लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म हमने डिस्कस की थी कि इस तरह की फॉर्म में हम लीनियर कम्बिनेशन जो है वो वेक्टर्स का एक्सप्रेस करते हैं। तो हमने क्या कहा कि ये जो लीनियर कम्बिनेशन में हम अल्फाज जो सारे ले रहे हैं, ये अगर सारे ज़ीरो ना हों, नॉट ऑल ज़ीरो, या हम ये भी कह सकते हैं कि इनमें से जो है वो कुछ जो है वो नॉन ज़ीरो हों, या एटलीस्ट वन इनमें से जो है वो हमारा जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो फिर हम जो है वो क्या कहेंगे कि जो हमारे पास ये कलेक्शन आई है वेक्टर्स की v1 v2 और अप टू सोन vn तक, ये जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। और अगर ये स्केलर्स जो हम लोग ले रहे हैं ये सारे के सारे अगर हमारे पास जो है वो ज़ीरो आ जाए, तो फिर ऐसे फिर ये इन सारे वेक्टर्स को हम कहेंगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है। ठीक है, अब जैसे हमने इसको जो है वो सम की फॉर्म में भी जो है वो कम्पैक्ट फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये हमने सम की फॉर्म में भी लिख लिया। तो इसमें हमने क्या कहा कि एटलीस्ट वन जो है इन सारी कलेक्शन में कोई एक अल्फ़ा ऐसा ज़रूर हो जो कि नॉन ज़ीरो हो। तो ये हम कह रहे हैं लीनियरली डिपेंडेंट के लिए एल डी जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट के लिए हम यूज़ करेंगे, और एल आई जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए जो है वो हम टर्म यूज़ करेंगे। अब हम क्या कह रहे हैं कि आर फाइनाइट इन नंबर्स नॉट एसेंशियली डिस्टिंक्ट। अब ये जो वेक्टर्स हमने लिए v1 v2 से लेकर vn तक, इनको हमने कहा कि ये फाइनाइट होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सारे डिस्टिंक्ट हो, तब ज़रूरी नहीं है कि ये सारे डिफरेंट हो। अब इससे अगली बात हम जो कर रहे हैं कि ये वेक्टर्स की हमने कलेक्शन ले ली है v1 v2 अप टू सोन vn तक आर नॉट लीनियरली डिपेंडेंट, दीज आर कार द लीनियर। जो लीनियर डिपेंडेंट नहीं होते ना वो मस्ट है कि फिर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन हमारे पास क्या आती है कि इन अदर ये हमने वेक्टर्स उसी तरह हमने n वेक्टर्स कंसीडर कर लिए v1 से लेकर vn तक, और ये हमने लीनियर कम्बिनेशन जो है वो इनका इक्वल टू ज़ीरो ये सपोज कर लिया। और यहाँ हम कह रहे हैं कि अल्फ़ा आइज़ जितने हैं वो सारे के सारे इसमें हमारे पास जो है वो क्या होंगे, अल्फ़ा आइज़ इज़ इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल आई, मतलब सारे जो ये स्केलर्स हैं अगर वो ज़ीरो होंगे तो फिर ऐसी वेक्टर्स की ये कलेक्शन जो v1 से vn तक ले रहे हैं हम लोग, ये फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगी। ठीक है, दो बातें हमने कही। पहली बात में हमने क्या कहा कि अगर हम लीनियर कम्बिनेशन ले रहे हैं और सारे स्केलर जो है वो ज़ीरो नहीं आ रहे या एटलीस्ट वन जो है वो नॉन ज़ीरो आ रहा है, तो फिर इसको हम कहेंगे कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है वेक्टर्स v1 v2 और vn। देख हम स्केलर्स को रहे हैं कि वो ज़ीरो है या नॉन ज़ीरो है, और वहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा वेक्टर जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो अगर सारे जो हैं स्केलर ज़ीरो आ रहे हैं तो फिर उस केस में हमने कहा कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अब नेक्स्ट ये हमारे पास एक रिमार्क है कि हमने एक सेट कंसीडर कर लिया जिसमें हमने v1 v2 से लेकर vn तक जो है वो वेक्टर ले लिए। इस फाइनाइट सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड f इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ इट्स वेक्टर्स आर। अब इसके वेक्टर्स पे हमने क्या कंडीशन लगाई है, अगर उसके सारे वेक्टर जो है वो क्या हों, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर ये सारे वेक्टर्स v1 v2 से लेकर vn तक सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तो फिर इस सेट s को जो है वो हम क्या कहेंगे कि ये हमारा जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है,
अब इन जनरल एनी सबसेट वाई ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ एवरी फाइनाइट नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वाई इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, अदरवाइज इट इज़ लीनियरली डिपेंडेंट। अब ये बात जो है इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि हम कह रहे हैं कि एनी सबसेट वाई जो हमने कोई भी सबसेट लिया है किसका, वेक्टर स्पेस वी में से हमने कोई भी सबसेट जो है वो वाई लिया है, हम कह रहे हैं कि ये वाई वाला जो सबसेट है, वाई वाला जो सेट है, ये हमने वाई वाला कहाँ से लिया हुआ है, वेक्टर स्पेस में से। ये जो सबसेट है वेक्टर स्पेस का, ये जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा अगर इसका एवरी का यहाँ पर वर्ड इंपॉर्टेंट है कि एवरी फाइनाइट नॉन एम्प्टी सबसेट, इसका हर एक फाइनाइट नॉन एम्प्टी सबसेट जो है इस वाई का, अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो फिर हम कहेंगे कि ये वाई इटसेल्फ जो है वो हमारा क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अदरवाइज जो है इस वाई को हम क्या कहेंगे कि ये हमारा लीनियरली डिपेंडेंट है। अच्छा, अब अगर तो उसके सारे सबसेट हमने क्या कहा कि जो भी उसके फाइनाइट नॉन एम्प्टी एवरी सबसेट के लिए हमने बात की है, अगर तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो फिर ये सेट वाई जो है ये भी हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अदरवाइज़ हम फिर इसको सेट वाई को जो है वो क्या कहेंगे कि ये हमारा लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, सो इफ़ सम सबसेट आर लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड सम आर लीनियरली डिपेंडेंट देन, अब देखिए पहले तो हम ये बात कर रहे थे कि अगर सारे के सारे इसके सबसेट जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो फिर वो सेट जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, अदरवाइज़ हम उसको क्या कहेंगे कि लीनियरली डिपेंडेंट है। अब दूसरी बात हम क्या कह रहे हैं कि अगर उसके कुछ सबसेट जो हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट आ जाए और कुछ उसके जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट आ जाए, तो फिर ये जो सेट हमारा वाई है ये इटसेल्फ जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट ही होगा। ठीक है, अगर तो उसके यहाँ पर हमने एवरी की बात की थी, अगर सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो फिर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अगर उसके कुछ सेट्स जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट और कुछ लीनियरली जो है वो डिपेंडेंट और कुछ लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो फिर वो इटसेल्फ, ये वाला वाई वाला जो सबसेट हमने वेक्टर स्पेस का लिया था, ये फिर इटसेल्फ भी जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास बात है कि हमने R2 कंसीडर की है स्पेस, और हमने जो है ये इसको ज़ीरो वाले वेक्टर को जो है ज़ीरो वेक्टर हमने जो है ये R2 का जो है R2 में है तो इसलिए ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होगा। तो अबव डिस्कशन के अकॉर्डिंग जो है ज़ीरो हमारे पास जो है वो एक आइडेंटिटी है। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द वेक्टर स्पेस के हमारे पास ये हमारे पास जो है वो आइडेंटिटी है, और ये हमारे पास जो है वो डिपेंड किस पे करती है, नेचर ऑफ वेक्टर स्पेस पे, कि जैसे जैसे वेक्टर स्पेस की हम नेचर चेंज करते हैं तो आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। से अगर हम R3 में आइडेंटिटी देखना चाहें तो R3 में हमारे पास आइडेंटिटी जो है ये ट्रिपलेट की फॉर्म में आएगी, ये R2 में तो हमारे पास ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आ रही है। इस तरह अगर हम मैट्रिसेस में आइडेंटिटी देखना चाहें तो वहाँ जो आइडेंटिटी है वो हमारे पास नल मैट्रिक्स होता है। तो जैसे जैसे वेक्टर स्पेस की नेचर जो है वो चेंज हो जाती है, आइडेंटिटी की नेचर भी जो है वो हमारे पास क्या होती है, चेंज होती जाती है। तो अब हमने जो है वो चेक ये करना है कि हमें दो वेक्टर्स गिवन है V1 और V2, हमने इनका स्टेटस चेक करना है। वेक्टर का स्टेटस हमने क्या कहा था, यहाँ तो डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट, दोनों में से एक बात होगी। तो अब हम वेक्टर स्टेटस चेक करने के लिए हमें इसका लीनियर कॉम्बिनेशन चाहिए, तो हमने अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 जो है वो बिलोंग्स टू F, ये दो स्केलर जो है वो सपोज कर लिए। अब लीनियर कॉम्बिनेशन इसका ले लिया, अल्फ़ा 1 V1 प्लस अल्फ़ा 2 V2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पर अब हमने V1 और V2 की वैल्यू मालूम है, तो इन दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पुट करनी है, और अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट कर देनी है। अब यहाँ पर इस वेक्टर स्पेस में ये क्योंकि ऑर्डर पेयर की फॉर्म में एलिमेंट्स है तो इट मीन्स ये हमने जो है वो R2 में से लिए हुए हैं। ठीक है, तो R2 में जो ज़ीरो है वो हमारे पास जो ज़ीरो वेक्टर है वो फिर हमारा ज़ीरो वेक्टर R2 में जो है वो ये ऑर्डर पेयर 0 0 वाला बनता है। ठीक है, तो इसमें हमने जो है फिर ये 0 0 वाला ऑर्डर पेयर जो है वो कंसीडर किया। अब इसको सिंप्लीफाई हमने किया कैसे है, ये जो अल्फ़ा 1 है ये हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, V1 के साथ, और अल्फ़ा 2 हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है V2 के साथ। ठीक है, तो अल्फ़ा 1 V1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और अल्फ़ा 2 हमारा V2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये कुछ इस तरह से अल्फ़ा 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा 1 आ गया, कोमा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 टाइम्स अल्फ़ा 1, और यहाँ पर 3 टाइम्स अल्फ़ा 2 और 4 टाइम्स अल्फ़ा 2 हमारे पास आ गया। अब ये दो ऑर्डर पेयर हमारे पास किस तरह से कंपोनेंट वाइज ऐड होते हैं कि फर्स्ट वाला कंपोनेंट फर्स्ट में ऐड हो जाता है और ये जो सेकंड था ये हमारे पास सेकंड में ऐड हो गया, और इक्वल टू जो है ये 0 0 0,0 क्योंकि ज़ीरो वेक्टर R2 में जो है वो 0,0 के इक्वल है। अब दो ऑर्डर पेयर जो है वो इक्वल कब होते हैं, अगर इसका फर्स्ट वाला कंपोनेंट इधर फर्स्ट के इक्वल हो और इधर से फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो फर्स्ट के इक्वल हो, तो फिर हमने जो है यहाँ से हमें दो इक्वेशंस मिल गई। ठीक है,
इन दोनों इक्वेशंस को हमें यूज़ करते हुए हमने अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो अब हम साइमल्टेनियसली दो इक्वेशंस को जो है वो हमने सोल्व करना है। तो हम जो है वो ये भी कर सकते हैं कि एक इक्वेशन से वैल्यू पुट करके हम दूसरी में जो है वो वैल्यू पुट कर दें, या फिर इनको जो है वो एडिशन या सब्ट्रैक्ट करके जो है वो सोल्व कर लें, वो हमारी अपनी चॉइस है। मैंने यहाँ से अल्फ़ा 1 की वैल्यू जो है वो फाइंड की, वो -3 अल्फ़ा 2 आई है, और ये वाली वैल्यू जो है मैंने यहाँ पर अल्फ़ा 1 की प्लेस पे जो है ये पुट कर दी, तो ये मेरे पास जो है एक्सप्रेशन बन गया। अब -3 अल्फ़ा 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो -6 अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 4 अल्फ़ा 2 है, तो ये -6 + 4 ये 2 अल्फ़ा 2 हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ से अल्फ़ा 2 की वैल्यू जो है वो क्या आ गई है, 0। अब अल्फ़ा 2 की वैल्यू 0 इसमें पुट करनी है, तो अल्फ़ा 1 जो है वो भी हमारा क्या आ गया है, 0। अब दो ही स्केलर थे और दोनों अगर हमारे पास 0 आ गए हैं, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो हमने लिया थे V1 और V2, ठीक है, अगर हमने यही पढ़ा था ना लीनियर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के लिए, कि अगर हमारे पास ये समीशन अल्फ़ा आई वी आई ये इक्वल टू 0 हो, ठीक है, और अगर आल अल्फ़ा आई जो है वो हो 0, तो फिर हमारे पास जो कलेक्शन है वो हो जाती है लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। अगर इनमें से दोनों में से कोई एक भी नॉन ज़ीरो आ जाता, तो फिर हमारी जो कलेक्शंस थी वेक्टर्स की वो हो जानी थी लीनियरली डिपेंडेंट। अभी हमने जो है वो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 की वैल्यू फाइंड की और दोनों 0 आ रहे हैं, तो इसका मतलब है V1 V2 वाले जो वेक्टर्स हैं ये इनका स्टेटस जो है वो क्या हो गया है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है ये जो दोनों हमने लिए थे, ठीक है। अब स्पैन के लिए जैसे हमने पहले लीनियर स्पैन जो है वो डिस्कस किया, स्पैन के लिए हमारे पास इक्वेशन जो बनती है वो नॉन होमोजीनियस बनती है। ये इक्वल टू सम वेक्टर आता है जिसको हमने इन दोनों वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन में एक्सप्रेस किया होता है। लेकिन फॉर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस चेक करने के लिए हमारे पास इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस बनती है कि हमने ये लीनियर कॉम्बिनेशन को इक्वल टू जो है वो 0 पुट करना होता है। अब नेक्स्ट जो है ये एक रिमार्क है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रिमार्क है, ये बड़ा यूज़फुल भी है लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस को चेक करने के लिए। अब इसमें हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमने एक फाइनाइट सेट एस कंसीडर कर लिया, ऐसा हमारे पास कोई फाइनाइट सेट है जिसमें हमारे पास V1 से लेकर Vn तक वेक्टर्स हैं ऑफ अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड F इज सेट टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ़ ऑल ऑफ इट्स वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये बात पहले भी हमने जो है वो डिस्कस किया है कि ये एस वाला सेट कब लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, अगर इसमें मौजूद सारे के सारे वेक्टर्स जो हैं वो क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। और हम क्या कह सकते हैं कि और अ फाइनाइट सेट लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट अकॉर्डिंग टू एस एन मेंबर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। मतलब ये एक फाइनाइट सेट था ना, इसकी लीनियरली इंडिपेंडेंस या डिपेंडेंस किस चीज़ पे डिपेंड कर रही थी कि अगर इसमें जो मेंबर्स इसमें वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या डिपेंडेंट हैं, ये उस चीज़ पे जो है वो डिपेंड कर रही है, ठीक है। ये हम फाइनाइट के लिए बात कर रहे हैं। अब इनफाइनाइट के लिए एन इनफाइनाइट सेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ़ ईच ऑफ इट्स फाइनाइट सबसेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, अदरवाइज हमारे पास जो है वो क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। इनफाइनाइट में तो हमने फाइनाइट में तो हमने कह दिया कि उसके सारे के सारे वेक्टर्स जो है वो अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तो फिर वो इंडिपेंडेंट होगा, अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट होगा। अब इनफाइनाइट सेट है, अगर कोई हमारे पास वेक्टर स्पेस इटसेल्फ इनफाइनाइट है, तो फिर उसमें हम क्या कहेंगे कि उसको लीनियरली डिपेंडेंट तब कहेंगे अगर उसके सारे जो फाइनाइट अगर उसके जो सबसेट लें वो क्या हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, तो फिर हम उसको कहेंगे वो इटसेल्फ जो इनफाइनाइट वाला सेट है वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो हमने ईच की कंडीशन लगाई है कि ईच ऑफ इट्स फाइनाइट सबसेट, अदरवाइज फिर हम उसको क्या कहेंगे कि वो हमारा क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं टू वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट देन वन ऑफ देम इज़ द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द अदर वेक्टर। इस बात को जो है वो हमें कुछ इस तरह से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि अगर V1 वाला हमने एक वेक्टर कंसीडर किया है जो है हमारे पास 1, 2 और V2 वाला एक वेक्टर हमने लिया है जो हमारा आ रहा है 2, 4, तो अब ये दोनों वेक्टर्स जो हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। आप इसमें से इसको उस तरह ही लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख लें, अल्फ़ा 1 V1 प्लस अल्फ़ा 2 V2, और जैसे अभी आपको मैंने सिखाया है उस तरह से आप अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 की वैल्यू फाइंड करके देख लें कि आपके ये दोनों जो हैं वो 0 नहीं आएंगे, तो ये आपका जो है लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर बन गया। अब मुझे कैसे पता चला कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर मैं देखूँ तो मैं V2 को जो है वो 2 टाइम्स V1 लिख सकती हूँ कि V1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये फर्स्ट वाली टर्म 2
और ये 4 बन जाएगी। इसलिए मुझे पता चल गया कि ये वाले दोनों वेक्टर्स जो हैं ये आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है, मुझे देखते ही पता चल गया। ठीक है, कौन सा मैंने रिजल्ट यूज़ किया, ये जो अभी यहाँ लिखा हुआ है कि 2 वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट देन वन ऑफ देम इज़ अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द अदर वेक्टर के, इनमें से एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर जो स्केलर यूज़ किया है वो हमने 2 यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह का अगर केस आ जाए तो फिर ये वेक्टर्स जो हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वाला जो हमारे पास फोर्थ वाला पॉइंट है वो हमें ये बता रहा है कि अगर हम कोई नॉन ज़ीरो वेक्टर ले रहे हैं तो वो हमेशा जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि हम v जो है वो एक नॉन ज़ीरो वेक्टर ले रहे हैं। तो जब हम अल्फ़ा v सिर्फ एक वेक्टर की बात कर रहे हैं सिंगल की, तो फिर जब अल्फ़ा v उसका लीनियर कम्बिनेशन लेंगे तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है और v के बारे में हमें कंफर्म है कि v हमारा 0 नहीं है, तो इट मीन्स अल्फ़ा मस्ट बी 0। ठीक है, तो जिसमें अल्फ़ा हमारे पास 0 होगा वो हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट वाला केस आएगा। दोबारा इसको रिपीट कर देती हूँ कि अगर हमारे पास कोई नॉन ज़ीरो वेक्टर है तो वो हमेशा जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर a डॉट b का प्रोडक्ट जो है वो 0 होता है तो इन दोनों में से कोई एक टर्म जो है वो एटलीस्ट वन टर्म इन दोनों में से जो है वो मस्ट है कि वो 0 हो। तो अब अल्फ़ा डॉट v जो है वो अगर 0 आ रहा है हमारा, तो और v को हमने कहा हुआ है कि v एक नॉन ज़ीरो वेक्टर है। ठीक है, तो फिर इट मीन्स के इट मस्ट है कि अल्फ़ा 0 होगा, और जहाँ अल्फ़ा हमारा 0 हो जाएगा तो फिर वो केस हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट में चला जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो बात है, ज़ीरो वेक्टर इज़ ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट। ये बात 5 वाला पॉइंट जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज़ीरो वेक्टर जो है ये हमेशा जो है लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर है। इसको आपने जो है वो माइंड में रखना है कि ज़ीरो वेक्टर हमेशा जो है वो हमारे पास क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर होगा। क्योंकि अगर इसमें हम लीनियर कम्बिनेशन लेते हैं ना इस तरह अल्फ़ा इंटू वी की फॉर्म में, तो v यहाँ पर है हमारा 0। ठीक है, तो अल्फ़ा हम यहाँ पर फिर 1 ले सकते हैं, या और इसको जो है वो हमने इक्वल टू लेना होता है 0। तो यहाँ पर 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो 1 हमने फील्ड में से लिया हुआ है। तो इसलिए ये वाला जो हमारे पास वेक्टर है हमारे पास जो है वो हम क्या कह रहे हैं कि अगर ज़ीरो वेक्टर जो है वो हमेशा जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। इस बात को जो है वो आपने याद रखना। अगर ज़ीरो वेक्टर जो है वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है, 0 को हमने कह दिया लीनियरली डिपेंडेंट है। और एक बात हमने कैसे पहले भी की थी कि एक कलेक्शन S है अगर सेट की कि इसमें डिफरेंट वेक्टर्स आ रहे हैं v1 v2 v3, और एक इसमें आ रहा है ज़ीरो वेक्टर। ठीक है, अब अगर तो इसके सारे वेक्टर जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हुए तो फिर ये S वाला जो सेट है ये इटसेल्फ लीनियरली इंडिपेंडेंट होना था। अब v1 v2 और v3 का तो हमें नहीं पता कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, लेकिन ये जो ज़ीरो वेक्टर है इसके बारे में हमें कंफर्म है कि ये लीनियरली क्या है, ये लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ऐसी कलेक्शन जिसमें एक भी वेक्टर जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट आ गया, फिर वो कलेक्शन जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हमें जो रिजल्ट मिला है वो ये मिला है कि एनी कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स टू विच 0 बिलोंग्स इज़ ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट, कि ऐसी कलेक्शन जिसमें जो है वो 0 बिलोंग कर जाएगा वो फिर हमेशा जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट होगी, क्योंकि 0 वाला वेक्टर जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इफ़ v1 v2 अप टू सॉन vn आर लीनियरली इंडिपेंडेंट देन नन ऑफ दीज आर 0। अब यहाँ एक और बात भी इससे हमें कंक्लूजन मिली कि अगर ये सारे वेक्टर्स जो हैं v1 v2 से लेकर vn तक सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब है कि इनमें से कोई भी जो है वो ज़ीरो वेक्टर नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका कन्वर्स जो है वो होल्ड नहीं करता। इसका कन्वर्स क्या बनेगा कि अगर ये सारे वेक्टर्स नॉन ज़ीरो हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ये सारे जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हों। ओके, लेकिन अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो फिर तो ये मस्ट है कि इनमें से कोई भी ज़ीरो नहीं है। अब ये S जैसे हमने एक कलेक्शन कंसीडर की, ये R2 का हमने सबसेट लिया R2 वाली वेक्टर स्पेस का, तो इसमें हमने जो है 1 2 3 4 वेक्टर्स जो है वो कंसीडर किए। क्योंकि इसमें एक वेक्टर ज़ीरो वेक्टर है तो इसलिए फिर ये पूरी की पूरा कलेक्शन हम देखते ही इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने v1 और v2 दो वेक्टर्स कंसीडर कर लिए हैं। R2 में से एक हमने 1 0 ले लिया, दूसरा हमने 0 1, तो इनको हमने चेक करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, इस तरह की फॉर्म में कम्बिनेशन हमने ले लिया, v1 v2 की वैल्यू फाइंड कर ली, उसी तरह अल्फास मल्टीप्लाई हो गए और फिर उसके बाद अगले स्टेप में हमने इनको जो है वो एडअप कर लिया। अब एडअप करने के बाद
जो हमारे पास आया है वो ये रिज़ल्ट। अब ये इक्वल टू 0 0 वेक्टर आ गया, तो यहाँ से अल्फ़ा 1 की वैल्यू जो है वो भी 0 और यहाँ से अल्फ़ा 2 की वैल्यू वो भी हमारी जो है वो क्या हो गई है 0। तो फिर इट मीन्स कि ये v1 और v2 वाले जो वेक्टर्स हमने कंसीडर किए थे ये हमारे क्या हैं, ये हमारे पास हो गए हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट, और यही हम जो है वो चीज़ शो करने जा रहे थे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या कह रहे हैं कि v वाला वेक्टर अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो v मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे अभी हमने पहले बात की उसको ही ज़रा शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्रेस किया है कि अगर वेक्टर कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो वो फिर नॉन ज़ीरो ही होगा। ठीक है, एवरी एम्प्टी सेट इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट सिंस इट हैज़ नो नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट एंड कॉन्सिक्वेंटली इट सेटिस्फाई द कंडीशन फॉर लीनियरली इंडिपेंडेंस। और देखें हमने क्या कहा था कि ऐसा फाइनाइट सेट के लिए जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो हमने क्या पढ़ी थी कि अगर कोई सेट फाइनाइट है तो उसके अगर जितने भी उसके सबसेट्स होंगे वो फॉर एवरी सबसेट उसके जितने भी सबसेट होंगे अगर वो भी फाइनाइट होंगे तो फिर हम कहेंगे कि वो भी जो सारे उसके सबसेट अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो फिर हमने कहा था कि वो जो है वो इटसेल्फ लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, अब एम्प्टी सेट है तो इसका तो कोई और सबसेट नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट जो है वो पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर ये उसने कंडीशंस को जो है वो नेगेट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है जो भी एम्प्टी सेट होगा वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होगा। ठीक है, अब इन अदर वर्ड्स हम क्या देख रहे हैं कि अगर हमने एक लीनियर कम्बिनेशन ले लिया अल्फा आई वी आई इज इक्वल टू 0 इन एम्प्टी देन एज देयर इज़ नो आई फॉर विच अल्फा इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो अब देखिए लीनियरली इंडिपेंडेंट की कंडीशन ये सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि अगर इसमें कोई भी अल्फा ही है ही नहीं तो फिर ये तो नहीं ना कंडीशन आ रही कि वो कोई नॉन ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो वाली की तो कंडीशन नहीं आ रही, तो इट मीन्स वो फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होगा। ठीक है, बाय सेइंग दैट द एम्प्टी सेट इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट, अब हमें क्या पता चल गया कि एम्प्टी सेट जो है वो हमारा हमेशा जो है वो क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, इन द वेक्टर स्पेस हमने पोलिनोमियल की एक वेक्टर स्पेस कंसीडर कर लिया और इसमें से हमने पोलिनोमियल में जो है वो हमारे पास फंक्शंस होने हैं, दो हमने फंक्शन कंसीडर कर लिए हैं, एक एफ ऑफ एक्स और एक जी ऑफ एक्स, और थर्ड वाला हमने जो है वो एच ऑफ एक्स जो है वो कंसीडर कर लिया। ये हमारे पास जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। क्यों लीनियरली डिपेंडेंट है? क्योंकि अगर हम एफ़ और जी को ऐड करें और एच को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास जो है वो आंसर 0 आ रहा है, मतलब इसमें अल्फ़ा की वैल्यू हमने 1 ले ली है और बीटा की वैल्यू हमारे पास वो भी हमारे पास इसमें जो है वो 1 आ गई है, और जो गैमा थर्ड वाला हमने जो कांस्टेंट यूज़ किया वो हमारे पास -1 आ गया। चलिए मैं आपको डिटेल में भी इसको बता देती हूँ। इसमें अगर हमारे पास हम इस फॉर्म में इसको लिखें अल्फ़ा एफ ऑफ एक्स, यहाँ चलें अल्फ़ा 1 ले लें, प्लस अल्फ़ा 2 जी ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा 3 एच ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसमें हमने जो अल्फ़ा 1 की वैल्यू ली है वो हमने ली है 1, अल्फ़ा 2 की वैल्यू भी हमने 1 ले ली है, और अल्फ़ा 3 की वैल्यू जो है वो हमने ले ली है -1, क्योंकि हम लेते थे लीनियर कम्बिनेशन इस तरह का, हमने यहाँ पर कोई ना कोई अल्फ़ा ही आना था और यहाँ पर जो है वो एफ आई ऑफ एक्स ये कोई ना कोई फंक्शन आना था इसके साथ, क्योंकि यहाँ पर पोलिनोमियल है तो फंक्शन है। ठीक है, तो ये पहला फंक्शन, सेकंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन आया, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3 ये ऐड हो रहे थे, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया -1। तो अगर हम इन तीनों को जो है वो ऐड करते हैं तो हमारे पास आ रहा है, जो आंसर हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 0। तो फिर यहाँ से हमें पता चल गया कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 3 वेक्टर्स हैं, इनको हमने शो करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है R3 में। ठीक है, वेक्टर स्पेस यहाँ पर हमने R3 ली है और ये 3 वेक्टर्स लिख ली हैं जिस तरह आपको पहले बताया है। आपने ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3 की जो है वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करके चेक करना है कि ये वेक्टर्स जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या डिपेंडेंट है। नेक्स्ट हमने जो है वो लास्टली 2 स्टेप्स, 2 थ्योरम्स जो हैं, 2 रिज़ल्ट हैं, ये हमने डिस्कस करने हैं कि अगर हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं वी में से हमने 2 वेक्टर कंसीडर किए हैं v1 और v2, और ये दोनों वेक्टर जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो फिर इनका जो सम या डिफरेंस है वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है कि अगर हम 2 वेक्टर्स ले रहे हैं जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो फिर उनका सम और डिफरेंस जो है वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट ही आएगा। और जो नेक्स्ट हमारे पास जो है और लास्ट रिजल्ट है हमारे पास ये कि अगर हमने जो है वो ज़्यादा वेक्टर्स के लिए हम बात करें, फॉर 2 वेक्टर्स के लिए तो हमने उसके सम और डिफरेंस की बात कर दी ना,
और अगर हमारे पास ज़्यादा वेक्टर हैं तो ये फिर जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट कब होंगे, इफ़ एंड ओनली इफ वन ऑफ दीज वेक्टर इज़ द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द प्रीसीडिंग वेक्टर्स। अगर उनमें से कोई एक वेक्टर जो है वो उससे प्रीवियस वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता हो, तो फिर वो वेक्टर जो है वो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है ये, क्या हम इसमें कह रहे हैं ज़्यादा वेक्टर्स के लिए कि इस कलेक्शन में से अगर कोई एक वेक्टर ऐसा आ गया जो उससे पीछे वाले सारे वेक्टर्स की लीनियर कम्बिनेशन में एक्सप्रेस किया जा सकता हो, तो फिर ऐसी कलेक्शन को हम कहेंगे, इस एस वाले सेट को, कि ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स की जो है वो कलेक्शन है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में जो है वो इंशाल्लाह बेसिस और डायमेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे वेक्टर स्पेस की,